हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जिनका भी वर्ग 3 का एग्ज़ाम चल रहा है वो सब आप सब लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप सबकी डिमांड थी जो वो पूरी हो रही होगी। चाहे वो पेडागोजी के वीडियो हों, चाहे वो संस्कृत के वीडियो हों, चाहे वो पर्यावरण के वीडियो हों, और उसके साथ साथ आपको जो रिवाइज कराया जा रहा है, डेली का अपडेशन हो रही है जिसमें चीज़ें आपको, चाहे वो मैथ्स के क्वेश्चन हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो साइंस हो, जो भी हो सब्जेक्ट क्वेश्चन हो, आप सबको रात 8 बजे देख रहे होंगे। डेली क्वेश्चन एनालिसिस चल रहे हैं। और इसी कड़ी में आज एक बार फिर हम सब आपके लिए पंचायती राज व्यवस्था एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जो पटवारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण सब्जेक्ट मानी जाती है, उसके लिए आज से हम एक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पे चलेगी ये क्लासेस, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जाएंगे और थियोरेटिकल चीज़ें भी पढ़ाई जाएंगी। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं हम पंचायती राज व्यवस्था एवं आर्थिक ग्रामीण व्यवस्था जो होती है पंचायत की। पर सबसे पहले आज ना, हम पहली क्लास है हमारी, तो आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि पंचायती जो अर्थव्यवस्था है या ग्रामीण सुशासन है वो आया कहाँ से, एक्चुअल में हम कहाँ से आ गए और पंचायत के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने लग गए। तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ेंगे कि ये सब चीज़ें स्टार्ट कहाँ से हुई हैं, और धीरे धीरे क्रम में आगे आके हम आगे की चीज़ों को साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्लासेस आज की। तो सबसे पहले आता है पंचायती राज व्यवस्था। पहली स्लाइड में लिखा गया है ये पंचायती राज व्यवस्था। एक्चुअल में पंचायती राज व्यवस्था होनी क्यों चाहिए, क्या जरूरत है कि पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। अब बिल्कुल सीधा सा समझे अब कि कोई भी चीज है अगर वो केंद्र से चल रही है, कोई भी चीज अगर केंद्र सरकार से चल रही है, कोई भी योजना, तो अगर उसको हमें गांव में लेके आना है जो कि सबसे निम्न इकाई मानी जाती है गांव की, तो वहां तक पहुंचाने के लिए एक हमें उसको निर्धारण करना पड़ेगा, एक सिस्टम के तरीके से लेके आना पड़ेगा, तब तो कोई योजनाएं गांव तक आ सकती हैं। नहीं तो वो योजनाएं गांव तक अच्छे से नहीं पहुंच सकती, और जो भी उसके हितग्राही हैं, जो भी लाभान्वित होने वाले हैं लोग, उन तक वो योजना सीधे ना पहुंच पाएगी और कभी भी कोई योजना सफल रूप से नहीं संचालित की जा सकती। इसी उद्देश्य को ध्यान रखते हुए पंचायती जो राज्य व्यवस्था है उसको निरूपित किया गया और सभी राज्यों में इसको लागू कर दिया गया। चलिए आगे डिस्कस करते हैं ये कब आई, कैसे हुई, कहां से स्टार्ट हुआ, ये सब धारणाएं कहां से आई, क्यों हम पंचायती राज व्यवस्था पे फोकस करते हैं, ये सब चीजें। चलिए हम आगे बात करते हैं इन सब चीजों पे। तो पहली स्लाइड में लिखा गया है जो पंचायती राज व्यवस्था है या ग्रामीण सुशासन की जो बात की गई थी, वो सबसे पहले जो भारत में सबसे ज्यादा प्रमुख साम्राज्य था चोल साम्राज्य, उसमें ग्रामीण सुशासन की बात की गई थी। सबसे पहले अगर इसका उदाहरण कहीं पे मिलता है तो है आपका चोल साम्राज्य में। अब ये जो चोल साम्राज्य थे ना, ये दक्षिण पूर्व के राजा थे। जो चोल साम्राज्य थे वो दक्षिण पूर्व के राजा थे। आपने नाम सुना होगा राजा राम चोल, राजेंद्र चोल, राजधर्म चोल। ये जो राजा थे ना, ये सबसे बड़े उदाहरण माने जाते हैं ग्रामीण स्वशासन के। और इनमें 3 चीजें बहुत कॉमन थी। एक तो इनके पास सैन्य हथियार बहुत ज्यादा थे, यहाँ पे ग्रामीण स्वशासन चालू कर दिया गया था। ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो यहाँ से लागू की गई थी। तो सबसे पहले अगर हमें कहीं ग्रामीण स्वशासन की जानकारी प्राप्त होती है तो वो है हमारा चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य में ही हमें सबसे पहले ग्रामीण सुशासन की जानकारी प्राप्त होती है। यही इस स्लाइड में नीचे लिखी गई है चीजें। यह दक्षिण भारत के राजा हुआ करते थे। इनका जो साम्राज्य था वो पूरे भारत में फैला नहीं था, अपितु श्रीलंका पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया था। चाहे वो कंबोडिया हो, चाहे श्रीलंका हो, सभी जगहों पे इनका कब्जा था और ये सबसे प्रविष्ट राजाओं में एक माने जाते थे। अब नीचे बात करें तो सबसे पहले ग्राम सुशासन की बात अगर कहीं कही गई थी वो है आपके चोल साम्राज्य में। अगर हमें कुछ भी ग्राम की सबसे जो निम्न इकाई मानी जाती है उसके बारे में अगर हमें थोड़ी सी भी कहीं से जानकारी मिलती है तो वह है आपकी ग्राम सुशासन में चोल साम्राज्य में। जो चोल साम्राज्य था उसी में सबसे पहले हमें ग्राम सुशासन की जानकारी प्राप्त होती है। आगे बढ़ें। अब ग्राम सुशासन में क्या बोला गया था कि ग्राम सुशासन की जो जानकारी है, जो व्यक्तित्व है लोगों का विकास, उनमें एक चीज कॉमन थी, वो थी स्थायी स्वशासन। अब ये स्थानीय स्वशासन होता क्या है? अगर आपने बोल दिया है स्थानीय स्वशासन, तो ये स्थानीय स्वशासन होता क्या है? अब सपोज करिए, मान लीजिए आप एक गांव में रहते हैं। अब गांव में रहते हैं तो आपको अपने गांव की समस्याएं तो अच्छे से पता होंगी कि गांव में क्या क्या समस्याएं हैं। तो इसके 2 ऑप्शन है, या तो आप पहला ऑप्शन है या तो आप सरकार का वेट करें कि सरकार कुछ करे
तब हम कुछ करें, या फिर आप खुद अपनी समस्याओं का निवारण करने के लिए एक समूह में एकत्रित होकर, एक समूह से जन भागीदारी होकर उस समस्या का निवारण करें और उससे निरूपित होकर आगे की ओर बढ़ें। ये होता है स्थानीय स्वशासन। या फिर और सरल शब्दों में कहें तो जनता को आत्मनिर्भर बनाना ही स्थानीय स्वशासन का मुख्य उद्देश्य होता है। जो चीज यहां पे लिखी गई है, अपनी समस्याओं को खुद सीख जाएं और इससे बाहर निकलकर दूसरे पर निर्भर ना रह सके। आत्मनिर्भर भारत का मतलब होता है अपने खुद पे निर्भर रहें, आप स्वावलंबी बने, दूसरे पर निर्भर ना रहें। और जनता को आत्मनिर्भर बनाना एवं समस्याओं का समाधान करना, यही आपको स्थानीय स्वशासन कहलाता है। आगे बात करें निचले स्तर पर, ये जो लाइन लिखी गई है निचले स्तर पर, तो अब गांव से नीचे तो कोई स्तर होता नहीं है, सबसे छोटी इकाई गांव ही बोली जाती है। तो गांव ही जो सबसे नीचे स्तर है, उसमें लोगों की भागीदारी, मतलब अगर लोग रूबरू ही नहीं होंगे तो फिर कोई भी समस्याओं का निवारण कैसे किया जा सकता है। तो सीधा है कि लोगों की भागीदारी भी जरूरी है स्थानीय स्वशासन में, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सुनिश्चित होना चाहिए। अब ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होता क्या है, आप बिल्कुल सीधा सरल शब्दों में समझें। एक होता है केंद्रीकरण और एक होता है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब जो कुछ है सब हम ही हैं, अगर हम बोलेंगे तो ये होगा, हम बोलेंगे तो वो होगा, अगर हमने कुछ नहीं कहा तो कुछ भी नहीं होगा। मतलब सीधा सा बोले कि एक राजतंत्र के रूप में कार्य करती है, या तानाशाह आप इसको बोल सकते हैं, ये तानाशाह के रूप में काम किया जाता है, उसको हम बोलते हैं केंद्रीकरण। अब बात आती है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब कि जो आपकी पावर है वो सभी जगह बटी हुई है, मतलब कुछ पावर इसको मिली है, कुछ पावर उसे प्रदान की गई, उसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण। और विकेंद्रीकरण की जब बात आती है तो विकेंद्रीकरण में एक चीज आती है लोकतांत्रिक। जहां पे विकेंद्रीकरण शब्द लगा होता है, यानी कहने का मतलब कि एक पावर एक जगह ना होके सभी लोगों में समान रूप से बटी हो, वहां पे हम विकेंद्रीकरण कहते हैं, और उसे हम लोकतंत्र कह सकते हैं। लेकिन केंद्रीकरण में हम उसको राजतंत्र बोलेंगे, क्योंकि एक ही इंसान के पास पूरी ताकतें होती हैं, तो वो कुछ भी करता है, उसको हम तानाशाह या केंद्रीकरण बोल सकते हैं। आगे चलें, सुनिश्चित करना तथा लोगों को अपनी समस्या स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाना। कहने का मतलब लोग खुद इतना सीख जाएं, खुद इतने सक्षम बन जाएं कि वो किसी दूसरे पर निर्भर ना रहें, खुद अपनी समस्याओं का समाधान करें, किसी दूसरे पे बिल्कुल ना निर्भर रहेंगे, अगर वो चीज बोलेगा तब हम करेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, वो आपका केंद्रीकरण हो जाएगा। विकेंद्रीकरण का मतलब है आप अपनी समस्याओं को खुद समझें, उसका खुद निपटारा करें, वो भी लोगों की भागीदारी से एक समूह बना के आप अपनी समस्याओं को समाधान करें। ठीक है, ये होता है स्थानीय स्वशासन, जो आपके सामने लिखी हुई, वही स्लाइड आपके सामने लिखी गई है। इस पे आगे बात करें हम, सत्ता का विकेंद्रीकरण। अभी तो हमने केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण पढ़ लिया, पर अगर बात आती है राजनीतिक तौर पे तो अब हमारे पास तीन ऑप्शन है यहाँ पे, केंद्र, राज्य और ग्राम। अब हम रहते गांव में हैं, पर कोई जो योजनाएं चलती हैं वो चलती हैं केंद्र से, तो अगर राज्य उनको गांव तक या राज्य तक आनी है योजनाएं, तो उसके लिए आपको विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा। मतलब पावर्स, केंद्र की कुछ पावर्स राज्यों में देनी पड़ेगी, राज्यों की कुछ पावर्स आपको जिले में देनी पड़ेगी, जिलों की कुछ पावर आपको गांव में देनी पड़ेगी, तब तो जाके वो योजनाएं गांव तक पहुंचेंगी। नहीं तो कोई भी योजनाएं गांव तक नहीं पहुंच सकती, कितनी भी सफल आप बना ले, कोई भी योजनाएं गांव तक नहीं पहुंचेंगी। आपने देखा भी होगा बहुत सारी योजनाएं बनती तो हैं, बस वो कागज में हो जाती हैं, गांव तक नहीं पहुंच पाती। तो केंद्र अपनी कुछ जो पावर्स हैं वो राज्य को देता है, राज्य अपनी कुछ पावर्स होते हैं वो गांव जिले को देता है, और जिले की कुछ पावर होती है वो गांव को देता है। कहने का मतलब कि सबकी पावर समान रूप से बटी होती है, इसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण। आगे चले इसी पे। अब यहां पे हुआ क्या कि ग्राम स्वशासन की बात की गई जब हमारे चोल साम्राज्य में, तब भारत सरकार को ना एक चीज लगी कि ये चीजें ना हमें अपनानी चाहिए। लेकिन उसके पहले यहां पे तो भारत की स्वतंत्रता हुई नहीं थी, यहां पे साम्राज्य चलते थे। तो यहां पे एक आया 1793 में चार्टर्ड एक्ट। आपने सुना होगा 1793 में एक चार्टर्ड एक्ट आया जब ब्रिटिश कंपनी चल रही थी हमारे पास, यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था 1793 में। तो ब्रिटिश कंपनी को ये चीजें थोड़ी अच्छी लगी, तो उसने क्या किया कि 3 प्रेसिडेंसी में स्थानीय संस्थाएं बनाई।
अभी स्थानीय स्वशासन की बात कहीं नहीं की गई है, अभी प्रेसिडेंसियों में स्थानीय संस्थाएं बस बनाई गई। वो होता ना एक औपचारिक रूप से कि अगर हम देख लें कोई योजनाएं चली या नहीं चली तो एक औपचारिक रूप से होता है, उसी को देखते हुए इसने 3 संस्थाएं बनाई 3 प्रेसिडेंसी पे। वो 3 प्रेसिडेंसी कौन सी थी? एक तो आपकी बंगाल थी, दूसरी आपकी बंबई थी और तीसरी आपकी मद्रास थी। तो जो 1793 का रोलेट एक्ट आएगा उसमें ब्रिटिश सरकार ने 3 प्रेसिडेंटी बनाई। पहला बंगाल थी, दूसरा मद्रास थी और तीसरा आपकी बॉम्बे थी। अब क्या हुआ इसके बाद हुआ 1842। जो 1842 का अधिनियम है बंगाल अधिनियम, 1842 का जो अधिनियम है बंगाल अधिनियम, उसमें क्या चीजें हुई कि प्रेसिडेंसी के बाहर भी विकास के लिए जोर दिया जाने लगा। जब ये योजनाएं प्रेसिडेंसी में सफल हुई तब उन्हें ये चीज लगा कि नहीं, अब इसको प्रेसिडेंसी के बाहर भी हम योजनाओं को लागू कर सकते हैं। तो जाके 1842 में बंगाल अधिनियम जब पास हुआ तब वहां पे प्रेसिडेंसी के बाहर भी इस योजनाओं का विकास किया जाने लगा। ठीक है, आगे बात करें इसी में। अब आता है 1864 का भारत सरकार अधिनियम। अब देखिए, अब इसमें थोड़ी सी चीजें आपको समझ में नहीं आनी पड़ेंगी। यहां तक 1842 तक के 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके पहले तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद यहां पे शासन हो गया ब्रिटेन की महारानी का। तो अब जो वायसराय है वो यहां पे आ चुका है। तो अब अधिनियम बना भारत सरकार अधिनियम 1864 में, और वहां पे जाकर एक प्रस्ताव पारित हुआ। उसमें कहा गया कि स्थानीय स्वशासन को मान्यता मिलनी चाहिए और मंजूरी इसको दी गई। पहले क्या हुआ था आपने देखा है, 1793 में 3 प्रेसिडेंटियों पे लागू किया गया, वहां पे स्थानीय स्वशासन की बात नहीं की, सीधा बोला गया कि स्थानीय संस्थाएं बनाई जाएं। उसके बाद 1842 में जब बंगाल अधिनियम आया तब जाके उन्हें यह लगा कि नहीं, प्रेसिडेंसी के बाहर भी थोड़ा विकास होना चाहिए। मतलब धीरे धीरे क्रम से चल रही थी चीजें कि कहीं कोई चीज असफल ना हो जाए, कोई दिक्कतें ना आ जाए, इसलिए धीरे धीरे आगे निरंतर बढ़ रही थी चीजें। और जब 1864 का भारत सरकार अधिनियम आया तब जाके यहां पे एक प्रस्ताव पारित हुआ, वहां पे स्थानीय स्वशासन को मान्यता प्रदान कर दी गई। मतलब आपके 1864 तक का जो युग है यहां पे काल पहुंचा 1864 में, वहां पे भारत सरकार अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन को और तीव्र गति प्रदान कर दी गई थी। आगे बात करें इसी में, अब आता है 1870 का ये जो है, इसमें आते हैं आपके लॉर्ड मेमो। ये 1870 जो है ये आते हैं लॉर्ड मेमो, और इन्हीं के समय, इन्हीं के कार्यकाल 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। इन्हीं के समय पहली बार जनगणना स्टार्ट हुई थी 1872 में। इसलिए 1870 में जब लॉर्ड मेमो थे, उनमें क्या हुआ कि पंचायतों को कार्यात्मक और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की गई। कार्यात्मक वित्तीय स्वायत्तता आपने सुना होगा, पंच परमेश्वर का नाम सुना होगा। तो उनने क्या किया कि 5 लोग ना समूह में रहकर गांव की जो भी घटनाएं हैं उन पर नियंत्रण और निगरानी करेंगे और खुद उस समस्या का समाधान करेंगे। ये किसने कहा था? लॉर्ड मेमो की जो वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की गई थी कार्यात्मक रूप से, उसमें ये चीजें बोली गई। उसमें 5 मेंबर होते थे जिनको आप पंच परमेश्वर आपने सुना होगा, वही यहां पे आती हैं। उसी काल में ये सब चीजें चल रही थी, 1870 के दशक ये सब चीजें हैं। ठीक है, आगे इसी में बात करें, आता है 1882। 1882 में आते हैं आपके लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के ही काल में 10 की जनसंख्या की जो गणना हुई थी वो स्टार्ट हुई थी। जो हर 10 साल 11 साल में 10 की जनसंख्या की गणना होती है, वो लॉर्ड रिपन का ही काल था जब से प्रारंभ हुई थी। लेकिन जो पहली बार हुई थी वो लॉर्ड मेमो के काल में शुरुआत की गई थी। अब आते हैं आपके लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर चलता होगा कि यार मेमो ने तो स्थानीय स्वशासन की वित्तीय समिति बनाई थी, उनने पंच परमेश्वर बना दिए थे, तो फिर इनको क्यों बोला जाता है लॉर्ड रिपन को? तो इनके कुछ उनने बनाई थी, पर इनने कार्यात्मक रूप से चालू किया गया था, उसकी कार्यविधि के रूप में निरूपित किया गया था। वो कौन कौन सी थी? पहली इनकी बात थी कि उपखंड और जिला बोर्ड बनाया जाए। पहली चीज ने क्या बोला कि उपखंड और जिला बोर्ड बनाया जाए। और दूसरी चीज क्या बोली? स्थानीय स्वशासन को मैग्ना कार्टा। ये मैग्ना कार्टा अगर आपको ना समझ में आए, मतलब इसको बोल सकते हैं आप मैनेज, स्थानीय स्वशासन को मैनेज किया जाए, मतलब उसकी देख रेख किया जाए। इसलिए 1882 में जब लॉर्ड रिपन आए, इनको स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, क्योंकि इनने किया नहीं करके दिखाया।
इसीलिए इनको स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। इनने उपखंड और जिला खंड बोर्ड बनाया है। दूसरी चीज इनने क्या करी, जो स्थानीय लोग हैं उनकी समस्याओं के समाधान करने के लिए एक समिति बनाई, उसकी देखरेख में एक समिति का निर्माण किया, इसलिए इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। आगे बात करें इसी में 1835 का भारत सरकार अधिनियम। अब ये जब सब चीजें हो गई, स्थानीय स्वशासन की बात होने लगी, ग्राम स्वराज की बात होने लगी, तब जाके आता है आपका 1935 का जो होता है भारत सरकार का अधिनियम। उसमें स्थानीय स्वशासन पूर्णतः राज्य का विषय बन गया। जो स्थानीय स्वशासन था वो पहले राज्य का विषय नहीं हुआ करता, पहले वो आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय हुआ करता था। लेकिन 1935 भारत सरकार अधिनियम में इसे पूर्णतः राज्य का विषय बना दिया गया। अब आगे इस में बात करें तो हमारे महात्मा गांधी जो थे दोस्त, महात्मा गांधी स्वतंत्रता के पश्चात ग्राम स्वराज, उनका पहले से नियम था कि गांवों का विकास होना बहुत जरूरी है। जो हमारे महात्मा गांधी थे ना, वो हमेशा ग्रामोदय की बात करते थे, ग्राम स्वराज की बात करते थे। तो गांधी जी ने स्वतंत्रता के पश्चात ग्राम स्वराज पर विशेष बल दिया केंद्र में, कि गांवों तक हर योजना को पहुंचाई जाए ताकि गांव में अच्छे से सुशासन कार्यान्वित रहे। ठीक है दोस्त। और बात करें इसमें पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास जो मंत्रालय था उस टाइम पे, ये बात किससे कही गई थी? जो पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय बना हुआ करता था स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, उसके मंत्री थे कौन थे? एसकेडी जो मंत्री थे, उनके समक्ष गांधी जी ने यह बात प्रस्तुत की कि ग्राम स्वराज पर विशेष बल दिया जाए, गांवों को लोगों की एक नई पहचान दी जाए, सबसे पहले हम गांव का उद्धार करें, तब जाके हम एक शिक्षित, सुनिश्चित और सुसंगठित राज्य के रूप में और सुसंगठित देश के रूप में आगे आ सकेंगे। ये गांधी जी के विचार था। ठीक है दोस्त, इसी में आगे बात करें हम 2 अक्टूबर 1952 2 अक्टूबर 1952 का ये जो टाइम है, इसमें अब देखो हुआ क्या कि 1952 से पहले गांधी जी की मृत्यु हो गई थी और गांधी जी स्थानीय स्वशासन पर विशेष बल दे रहे थे, ग्राम स्वराज की बातें कर रहे थे गांधी जी। तो जब गांधी जी की मृत्यु हो गई, उसके बाद जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तो उनने क्या किया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के रूप में एक योजना चलाई, लेकिन वो योजना किसी कारणवश असफल हो गई। वो योजना किसी कारणवश सफल नहीं हो पाई। क्यों नहीं सफल हो पाई? क्योंकि उस टाइम पे पंचवर्षीय योजनाओं पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था भारत सरकार के द्वारा। शायद यही कारण रहा होगा कि ये योजना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की योजना जो नेहरू जी ने बनाई, वो योजना असफल हो गई, सफल नहीं हो पाई। अब क्या किया नेहरू जी ने, जैसे आप सपोज करो आप कोई काम करते हो, आपका काम नहीं बन रहा है, तो आप क्या सोचते हो ना कि सर इसका ना नाम बदल दिया जाए, शायद नाम बदलने से ना ये चीजें चलने लग जाएंगी। तो नेहरू जी ने भी वही किया। नेहरू जी ने क्या किया कि 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा के रूप में इसी योजना का नाम बदलकर राष्ट्रीय प्रसार सेवा रख दिया और इस योजना को फिर से नेहरू जी लेके आए। मतलब भारत सरकार दोबारा इस योजना को लेके आ रही है, इस बार नाम चेंज करके लेके आ रही है, शायद कि योजना इस बार सफल हो जाए। लेकिन हुआ क्या? आर्थिक, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्राम स्वराज का या स्थानीय स्वशासन का मुख्य उद्देश्य होता है कि उनकी आर्थिक विकास करना, उनका सामाजिक विकास करना और जनता को अधिकार ना देने से जनता को अधिकार देना। मतलब गांव के लोग जो हैं उनको सबको समान अधिकार मिले, उनका आर्थिक विकास हो, उनका सामाजिक विकास हो, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। लेकिन इस योजना के रूप में ना तो गांव के लोगों का आर्थिक विकास हो पाया, ना तो उनका सामाजिक विकास हो पाया और ना ही उनके अधिकार रूप में कुछ चीजें दी गई, इसलिए ये योजना भी असफल हो गई। अब दोस्तों दो योजनाएं जो है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्थगित हो गई हैं। अब सरकार के मन में एक चीज चल रही है कि अब तो हम कुछ करने वाले नहीं, अगर कोई आके हमें बताएगा तो ही हम कुछ करेंगे, बाकी अब हम जो सोचते हैं वो तो हो नहीं पाती। तो अब कोई तीसरा सदस्य आए या कोई समिति आए तो वो हमें बताए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि 2 बार तो हम गड्ढे में पहले ही गिर चुके हैं, तो अब हम नहीं जाएंगे कुछ करने। तो अब कोई तीसरा सदस्य आए और वो हमें बताए कि हमें करना क्या है, वो हमें बताए और अच्छे से दिखाए कि इसके परिणाम क्या होंगे, सही होंगे कि गलत होंगे, क्योंकि हमने 2 योजनाएं पहले ही ला दी है, उसमें से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो दोनों योजनाएं असफल हो गई। एक बार तो हमने लाई, उसके बाद नाम भी चेंज किया हमने, तो उसकी कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बातें यहां तक हुई। अब इसमें आगे स्लाइड की अगर हम बात करें इसी में, तो अब आती है बात दोस्तों, यहां तक ही चीजें थी आप सबके लिए, आगे की चीजें
क्या होती हैं, आगे की बहुत सारी चीजें हैं। इसी में स्टार्टिंग है, ये आपका इतिहास चल रहा है। आगे हम देखेंगे इसमें समितियां आएंगी। समितियां भारत सरकार के सामने अपने मुख्य बिंदु रखेंगी, भारत सरकार उसको देखेगी, उनसे पूछेगी, क्योंकि वो 2 बार पहले ही असफल हो चुकी योजना, क्या उनकी योजनाएं रहेंगी, कैसे चलेंगी, क्या वो सफल होंगी, इस सब बातों पर हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो हमने पढ़ा है उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आपके लिए रखे गए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के हैं। तो आप एक बार इन क्वेश्चनों का आंसर मुझे बता दें जल्दी जल्दी करके, फटाफट आंसर करेंगे, क्योंकि आपने अगर चीजें अच्छे से पढ़ी हैं, अच्छे से समझी हैं, तो इनका आंसर आप फटाफट कर देंगे। पहला क्वेश्चन है, ग्राम सुशासन की बात सबसे पहले कब की गई थी? आपको मैंने पहले ही बताया था कि ग्राम सुशासन जो था वो सबसे पहले बात कही गई थी तो दक्षिण भारत के जो राजा थे, चोल साम्राज्य जब था तब ग्राम स्वराज्य की बात की गई थी। ग्राम सुशासन की बात चोल साम्राज्य के टाइम पे इस ग्राम सुशासन की बात की गई थी। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ें। इसी में आगे क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन को मान्यता कब मिली? जो आपका स्थानीय स्वशासन है वो मान्यता उसको कब मिली? तो अभी मैंने आपसे बताया कि जो लॉर्ड मेमो का काल था, लॉर्ड मेमो के काल में या फिर लॉर्ड रिपन के काल में जो आया, उसके बीच का जो टाइम था, वहां पे प्रेसिडेंसी बनी थी। और प्रेसिडेंसी 3 थी, एक तो आपकी बंगाल थी, एक आपकी मद्रास थी और एक आपकी बॉम्बे थी। 3 प्रेसिडेंसी बनी। प्रेसिडेंसी तक पहले कार्यान्वित चीजें हुई, जब उनको लगा कि ये योजनाएं सफल हो जाएंगी तब उसके आगे बढ़ा उनने। उसके बाद प्रेसिडेंसी के बाहर विकास किया, और जब उनको हर चीजें क्लियर लगने लग गई कि नहीं योजनाएं सफल चलेंगी, हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, तब जाके हम गांवों तक विकास कर सकते हैं। तो ये किसने हुआ, ये किसके शासनकाल में हुआ? ये आपके लॉर्ड मेमो के शासनकाल में हुआ। किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड मेमो के शासनकाल में हुआ। स्थानीय स्वशासन को मान्यता दी गई लॉर्ड मेमो के शासनकाल में। ठीक है, आगे चलें, आगे बढ़ते हैं। पंच परमेश्वर, ये जो पंच परमेश्वर योजना है इसका जनक किसे माना जाता है? अब देखो, पंच परमेश्वर योजना किसने लाई थी कि मतलब स्थानीय संस्थाएं बनेंगी, लेकिन उसका एक उद्देश्य होगा। क्या क्या होगा? पहले उसमें 5 पंच होंगे जो वो डिसाइड करेंगे कि लोगों को क्या दिक्कतें आ रही है, उनको समूह में लाके व्यवस्थित करेंगे, उनसे पूछेंगे, उनको सलाह देंगे और उन्हीं के द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। ये किसने कहा था? ये किसके द्वारा ये माना गया था? तो ये आपके हैं लॉर्ड रिपन के द्वारा। किसके द्वारा बोला गया था? ये लॉर्ड रिपन के द्वारा बोला गया था। ठीक है दोस्त, ये लॉर्ड रिपन का, इनको स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने जिला खंड और उपखंड बनाया था, और दूसरी बार इन्हें पंच परमेश्वर योजनाओं के बारे में भी हमें जानकारी दी थी। आगे बढ़े, इसी में अगले क्वेश्चन की बात करें। स्थानीय स्वशासन का जनक, ये देखिए फिर से नाम आ गया, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? सेम क्वेश्चन। लॉर्ड रिपन का जो काल था वहां पे हर चीजें व्यवस्थित रूप से कार्यान्वित हुई थी। बाकी उसके पहले तक जिनने बोला था ना, उनने सिर्फ उनकी बातें बढ़ती, वो कार्यान्वित नहीं हो पाई थी। तो स्थानीय स्वशासन का अगर जनक बोला जाए तो यहां पे आएगा आपका लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन की काल में 2 बातें इन्हें बोली थी। एक पहला चीज, जिला और उपखंड होने चाहिए, पहली चीज, और स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा जिसको आप बोलते हैं, मतलब स्थानीय स्वशासन को मैनेज करना, उसकी देखरेख करना, जनता को समुचित विकास करना, ये सब किसका काल में हुआ था? स्थानीय स्वशासन के लॉर्ड रिपन ने बोला था, इसलिए इनको स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ठीक है दोस्त, आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। स्थानीय स्वशासन पूर्णतः राज्य का विषय कब बना? ये दोस्त अभी आपने पढ़ा है, स्थानीय स्वशासन पूर्णतः राज्य का विषय कब बना। तो ये जब आपका 1864 का भारत सरकार अधिनियम आता है, 1864 का जब ये भारत सरकार अधिनियम आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जा चुकी रहती है और अब ब्रिटेन की महारानी का अधिकार हो जाता है, तब के बीच में जब महारानी को लगा कि जो पिछली सरकारें थी, पिछले लोग थे, उनने इस पे बल दिया गया, तो हमें इन चीजों को आगे ले जाना चाहिए और जनता के समक्ष प्रस्तुत होना चाहिए कि उनकी क्या समस्या है, उनको सुनने के लिए। तो ये कब का टाइम बता रहा है? ये 1864 का जो बंगाल अधिनियम का टाइम है, 1857-1864 के बीच का जो काल है, ये उस टाइम पे स्थानीय स्वशासन को पूर्णतः राज्य का विषय बना दिया गया था। ठीक है दोस्त, आगे बात करें इसी में। ये सब आपने पढ़ चुका है, पहले ही चीजें सब पढ़ चुकी हैं, रिवाइज कर चुके हैं, बस उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कराए जा रहे हैं आप सबको। आगे बात करें इसी में। राष्ट्रीय प्रसार सेवा किसने शुरू की थी? ये लो, फिर से वही बात आ गई, राष्ट्रीय प्रसार सेवा किसने शुरू की थी? अभी आपको मैंने पिछली स्लाइड में ही पढ़ाया था, लास्ट में क्वेश्चन से पहले, कि
सबसे पहले जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या था कि गांधी जी के अच्छे होते थे, और गांधी जी क्या था कि ग्राम स्वराज पे ज्यादा बल देते थे। तो जब गांधी जी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि गांधी जी ग्राम स्वराज पे ज्यादा बल देते थे, तो हम एक योजना चला लें ग्राम स्वराज के नाम से, लेकिन वो असफल हो गई। तो अब नेहरू जी को लगा कि अच्छा ये योजना असफल हो गई है, तो अब एक काम करता हूं, मैं इसका नाम चेंज कर देता हूं। तो नेहरू जी ने इस योजना का नाम चेंज कर दिया और रख दिया राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953, और उनने जाके ये योजना की शुरुआत की। लेकिन इस योजना का भी कोई अर्थ नहीं निकला और ये योजना असफल हो गई, क्योंकि इसमें था कि लोगों का आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो और उनकी समस्याओं का समाधान हो, जनता को अधिकार दिया जाए। लेकिन इन सब के बीच ना तो जनता को अधिकार मिला, ना तो उनकी समस्याओं का समाधान हुआ, ना तो उनका आर्थिक विकास हुआ, और ये योजना भी असफल हो गई थी। तब जाके नेहरू जी ने कोई भी योजनाओं को कार्यान्वित नहीं किया। अब यहीं तक हमारा क्वेश्चन का थे, और तब जाके नेहरू जी को ये लगा कि अब कोई दूसरा इंसान आएगा ना, अब कोई दूसरी समिति आएगी, वो हमें बताएगी। हम गड्ढे में पहले ही गिर चुके हैं, 2 योजनाएं हमने बनाई, एक योजना बनाई वो असफल हो गई, हमने नाम चेंज किया तो भी असफल हो गई। तो अब कोई तीसरा इंसान आएगा, हमें बताएगा, हम देखेंगे, जांचेंगे क्या वो सही है, तब जाके हम उस योजना पे काम करेंगे। तो दोस्तों आगे हम आने वाली जो वीडियो है उसमें, आगे वाली जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि अब के बाद कौन सी योजनाएं आती हैं, कौन कौन क्या क्या होता है इसमें से, क्या कौन सी समितियां बनती हैं। आगे बहुत सारी समितियां हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा बलवंत राय मेहता समिति, वीके समिति, थुंगन समिति, बहुत सारी समितियां आगे मिलेंगी आपको, बिल्कुल पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आप एमपीपीएससी, एमपी पटवारी, किसी की भी या फिर कहीं भी आपसे पंचायती राज पूछे जाता है तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस बिल्कुल मत करिएगा। कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा आपका। सब कुछ प्रॉपर तरीके से, डिटेल से, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करें। जिनका भी एग्जाम है हमारे साथ जुड़े रहें। यूट्यूब पे लाइव क्लासेस चलेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, कोई भी पेड क्लासेस नहीं है, इसमें लाइव क्लास मिलेगी आपको। और साथ में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए हैं, आपके एग्जाम हुआ है पटवारी का हो, उससे क्वेश्चंस लिए जाएंगे। अगली बार से आपको प्रीवियस ईयर के साथ में क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, ताकि आपकी स्किल भी डेवलप होती रहे और चेंज होती रहेगी। क्या क्या चीजें चेंजेस आ रही हैं अब के एग्जाम में, क्योंकि पिछली बार एग्जाम 2016 में हुआ था, 6 साल हो चुके हैं एग्जाम को, तो नई सारी चेंजें आ गई होंगे, एग्जाम का लेवल बढ़ जाएगा। तो आप हर चीजों को डीपली पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, कोई भी चीज आप मिस मत करें। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, रेगुलर जुड़ना चाहते हैं, अगर आप हमारे साथ अच्छे से प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो इस टाइम पे एक ऐप पे, एमपी ऑफिशियल ऐप पे होली धमाका ऑफर चल रहा है, जिसमें 70% ऑफ चल रहा है, 70% ऑफ चल रहा है होली धमाका ऑफर पे। तो जो भी, जिसको भी अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से कोर्स को लेना हो, परचेस करना हो, अच्छे से आपको पढ़ाई करनी हो, तो आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। अपने जो भी दोस्त हो, जो भी आपके साथ पढ़ाई करते हो, उनको भी इस कोर्स के बारे में बताएं। उनको अगर कोर्स लेना हो तो उन सब के बारे में वो डिसीजन लें अपना, और सही तरीके से, सही डायरेक्शन में पढ़ाई करें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। ठीक है दोस्त। और यहां पे आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग की जो स्पेशल बैच है वो आपके सामने चल रहा है। ये 2019 से ऑफर चल रहा है 1999 में। केवल मैथ्स और रीजनिंग की स्पेशल क्लासेस हैं जो आपको सर करा रहे हैं, वो ऐप पे मिलेंगी। अगर आपको स्पेशल बस लेना है, मैथ्स और रीजनिंग बस पढ़नी है, तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। 1199 रुपए में ये बैच चल रहा है। लेकिन इस टाइम अगर आपको प्रॉपर लगता है कि हमें अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है, तो आप एक बार हमारे साथ आके अच्छे तरीके से, सही डायरेक्शन में एक बार पढ़ाई जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आगे की कहानी क्या होगी, कैसी समितियां बनेंगी, क्या होगा पंचायती राज व्यवस्था में, क्या सुधार किए जाएंगे, कौन कौन सी समितियां आएंगी, क्या होगा भारत सरकार का पक्ष, क्या होगा समितियों का पक्ष, इन सब बारों में हम आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना अच्छे से ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करते हैं। मिले अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।